हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब यहाँ से इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 8 से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। चैप्टर 8 जो है वो आपका है बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, द रशियन रेवोल्यूशन एंड द ग्रेट डिप्रेशन। अब इस लेसन को अगर आप चाहो ना तो मैं मतलब मेरे साइड से रिकमेंडेशन है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन नहीं है आपके बोर्ड वाइज। यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आ रहे हैं। आप चाहो तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ से 2022 में एक ही क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स का, 23 में भी एक ही क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स का एंड 24 में यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं दिखे। पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आया हो बट क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए थे। अब 22 में पूछा है व्हेन एंड व्हाई डिड बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया। तो रशिया में बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो अक्टूबर में 1917 में हुआ था और इसका एम था टू एंड द ऑटोक्रेटिक रिजाइम ऑफ जार इन रशिया। और जिसके वजह से जो मतलब वहाँ पे रूल ऑफ पीपल है वो इन लोग स्टैब्लिश कर पाएँ। नेक्स्ट अब 23 में पूछा है टू रिजल्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन 1917। तो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसके रिजल्ट्स। फर्स्ट थिंग तो अगर कॉज पूछोगे तो यही सार रिजाइम को यहाँ पे एंड करने के लिए हुआ था। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या देखने के लिए मिला, राइज ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अंडर द बोल्शेविक्स और दूसरा लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये दो चीज़ आपके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर रिजल्ट जो हैं वो हो जाते हैं। तो चैप्टर 8 से मैं आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी नहीं दूंगी, जैसे कि मैं अभी तक बाकी सारे चैप्टर से दे रही थी कि आप ये टॉपिक मेरे साइड से प्रिपेयर कर लो। तो ऐसा कुछ भी मैं आपको चैप्टर 8 से तो नहीं दूंगी, मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा। नेक्स्ट अब चैप्टर 9 में आते हैं। तो चैप्टर 9 भी है बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, लेकिन यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाता है नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड ये लेसन जो है वो इम्पोर्टेंट है। 22 में भले ही यहाँ से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, लेकिन उसके बाद 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिला और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि 20, 22, 23 तीनों ही ईयर में आपको दिखेगा। इसके अलावा वो इस ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड हाइपर नेशनलिज्म, जिसको कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी बोलते हैं, अल्ट्रा नेशनलिज्म भी बोलते हैं। तो किसी भी टॉपिक से आए ये डिफरेंस आपको सेम वहाँ पे लिखना है, बस ये हेडिंग जो है वो आप चेंज कर दोगे। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय फेसिज्म। टू डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, आपको जो बेटर लगे आप वो याद कर सकते हो। फर्स्ट है फेसिज्म इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट एम्फेसाइजेस अथॉरिटेरियन लीडरशिप, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ ओपोजिशन। ये क्या है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि किन चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, पहला तो लीडरशिप, दूसरा चीज़ एक्सट्रीम नेशनलिज्म और तीसरा चीज़ ओपोजिशन को सप्रेस करना। इसके अलावा दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फेसिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है जो कि टोटल कंट्रोल रखता है और प्रमोट करता है एक्सट्रीम नेशनल प्राइड यानी कि यही हाइपर नेशनलिज्म को, और अलाउ नहीं करता है कि उसके जो भी ओपोजिशन है वो उसको क्रिटिसाइज कर पाए। ये होता है फेसिज्म। डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं एक अलग टर्म में, मतलब देखो दोनों एनी हाउ एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, हम लोग बोल सकते हैं। नाउ आप डिफरेंस देखते हैं नेशनलिज्म और हाइपर नेशनलिज्म या फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म या एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो बोल लो। तो नेशनलिज्म क्या है, सेंस ऑफ प्राइड फॉर वंस कंट्री और नेशन, ताकि वो जो है वो सक्सेसफुली वर्क करता रहे और उसके लिए पीसफुली सोचना। लेकिन हाइपर नेशनलिज्म क्या है, एक अग्रेसिव फॉर्म है नेशनलिज्म का, जहाँ पे लोग बिलीव करने लगते हैं कि उनका जो कंट्री है वो बेटर है अदर कंट्रीज से। ना नेशनलिज्म जो है वो यूनिटी और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है, वहीं पे हाइपर नेशनलिज्म जो है वो इंटरेस्ट ऐसे प्रायोरिटाइज करता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को यहाँ पे बस सप्रेस करना है, ये मेन चीज़ हो जाता है। देन नेशनलिज्म जो है वो एनकरेज करेगा पेट्रियोटिज्म को, साथ ही में दूसरे नेशंस के लिए भी रिस्पेक्ट। लेकिन हाइपर नेशनलिज्म मिलिटरिज्म को प्रमोट करता है, वायलेंस को प्रमोट करता है, अदर नेशंस को सप्रेस करते हुए अपने नेशन को ऊपर लेकर जाओ। देन नेशनलिज्म का एम होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस, लेकिन हाइपर नेशनलिज्म का एम होगा डोमिनेंस, सुपीरियरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, इसको आप ज़रूर कवर करना। देखो यही चीज़ सेम यहाँ पे पूछा है 2023 में भी, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में पूछा है, इसलिए मैं दोबारा से लिखी हूँ। सिर्फ 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, तो सिंगल सिंगल पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही है। तो जब सिर्फ शॉर्ट में आता है तो आप टेबल बनाओ, उससे बेटर है कि वर्ड्स में लिख दें। तो नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म का एक तरह से सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे सफिशियंट हो जाएगा। तो नेशनलिज्म क्या है, प्राइड इन योर कंट्री एंड वर्किंग फॉर इट सक्सेस पीसफुली। वहीं पे एक्सट्रीम नेशनलिज्म क्या हो जाएगा, बिलीव दैट द कंट्री इज़ बेटर देन अदर्स एंड यूज़ वायलेंस और वॉर टू कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज और ग्रुप्स। नाउ एक और क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में, 3 डिफरेंट साइड्स में 3 डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादातर के आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट साइड्स का ये दिया हुआ है।
सेकंड सेट में आपको दिख रहा है व्हाट वाज द व्यूज़ ऑफ फेसिस्ट अबाउट विमेन। विमेन के लिए फेसिस्ट के क्या व्यूज़ थे। तो उनका क्या व्यू था कि विमेन जो है वो घर के अंदर रहे। उनके अकॉर्डिंग विमेन जो है वो वर्क नहीं कर सकती। उनका काम क्या है, बस अपने घर का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। इसके अलावा विमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने एल्डर्स का, और वो जो भी ऑर्डर्स देते हैं ना उनको विदाउट क्वेश्चनिंग फॉलो करना चाहिए। ये सारे व्यूज़ थे फेसिस्ट के। नेक्स्ट था अंडर व्हाट सिचुएशन डिड जापान सरेंडर। जापान क्यों सरेंडर किया। तो इसका क्या रीज़न था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस जो था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 2 एटॉमिक बॉम्ब्स जो है वो ड्रॉप करता है जापान के 2 प्रोमिनेंट सिटीज़ में, हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है और लाइफ लॉस होता है। एंड इसी की वजह से लास्ट में जापान जो है वो सरेंडर कर देता है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, रीज़न फॉर द राइज ऑफ मुसलिन इन इटली। 2018 का क्वेश्चन था जो कि रिपीट हुआ था यहाँ पे। क्या क्या रीज़न थे मुसलिन के राइज का। तो फर्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में बहुत सारे लोग जो थे इटली के, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था और उनको जॉब भी नहीं मिल रहा था। दूसरा इफेक्ट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि लोग जो हैं वो डरे हुए थे, कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था यूरोप में। और उसके बाद मुसलिन जो है वो उनको सेव कर सकता है और स्टेबल कर सकता है, ऐसा लोगों को लगने लगा उसके लीडरशिप को देख करके। नेक्स्ट पर्सनालिटी ऑफ मुसलिन। अब इसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक्साइटिंग लीडर था, जो कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ईजिली गेन कर लेता था, और लोगों को ऐसा लगता था कि इटली जब उसके अंडर रहेगा ना तो वो लोग ज़्यादा सेफ सिक्योर होंगे, इस तरीके का उन लोगों को फील होने लगा। और नेक्स्ट था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इटली को इस कॉन्फ्रेंस में, मतलब ये बोल सकते हो कि वॉर के बाद में कुछ जो भी इन लोग का डिमांड था, वो लैंड वगैरह वो इन लोग को मिला नहीं था, जिसकी वजह से इटालियंस का जो ग्लोरी था वो बोल सकते हो यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग सप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से इन लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और इसलिए वो लोग मुस्लिम को सपोर्ट करने लगे। तो 4 पॉइंट्स काफ़ी हैं 4 मार्क्स के लिए। इसी में ही और करके एक क्वेश्चन पूछ दिया था, एक्सप्लेन हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी। अब मैं ये आंसर जो है वर्ड्स में आप लिखना चाहो ना, पैराग्राफ वाइज तो लिख सकते हो या फिर ऐसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, तो मैं दोनों फॉर्म्स में रखी हूँ। अब पॉइंट वाइज में मैं 6 पॉइंट्स भले ही लिखी हूँ, लेकिन 4 मार्क्स का है तो आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट जो है वो याद कर सकते हो। पहले ये देख लो, सेम यही चीज़ पॉइंट्स में भी है। तो हिटलर के फॉरेन पॉलिसी का एम क्या था कि वो जर्मनी के टेरिटरी को एक्सपैंड करे और ज़्यादा पावरफुल बनाए जर्मनी को। उसके लिए वो क्या करता है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था उसको ओवरटर्न करता है, मतलब कि वो जर्मनी को री-आर्म करता है, वापस से आर्म्स वहाँ पे डेवलप करता है, यूनाइट करता है जर्मन स्पीकिंग पीपल को, मतलब जर्मन बोलने वाले लोगों को, मतलब ऑब्वियसली वो जर्मनी के लोगों को यहाँ पे वो यूनाइट कर रहा था। आउटसाइडर्स जो थोड़े बहुत होंगे उनको भी वो यहाँ पे अलग ही करता था, ठीक है। इसके अलावा वो एक्सपैंड करना चाहता था जर्मनी को, तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था इन सब चीज़ों को लेकर के, मतलब कि वो ऑस्ट्रिया का एनेक्सेशन करना चाहता था, उसको कैप्चर करना चाहता था, और चेकोस्लोवाकिया के भी कुछ पार्ट्स को वो कैप्चर करना चाहता था। हिटलर इसके अलावा इटली और जापान जो है उनके साथ में मिल कर के वो एक्सिस पावर फॉर्म किया, और उसके बाद में पोलैंड का इन्वेजन 1939 में हुआ, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो भी सारा एग्रीमेंट हुआ था ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो था, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को वो वायलेट किया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दिए ऑन जर्मनी। ओवरऑल हिटलर का जो पॉलिसी था वो मिलिटैरिज्म, नेशनलिज्म और डिज़ायर ऑफ लेबेंसरॉम, यानी कि लिविंग स्पेस उसको चाहिए था लोगों के लिए, जर्मन्स के लिए। ये उसका मेन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पॉलिसी था। अब इन्हीं को अगर पॉइंट वाइज में लिखोगे तो फर्स्ट उसका पॉलिसी हो जाएगा अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन, क्योंकि वो तो कैप्चर कर रहा था ना। यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट देखे चेकोस्लोवाकिया को, और यहाँ पे इसके अलावा और एक और एरिया था चेकोस्लोवाकिया को और ऑस्ट्रिया को, तो वो इन सब पार्ट्स को मतलब वो अपने अंदर में लेना चाहता था। तो ये फर्स्ट हो गया उसके टेरिटरी का एक्सपेंशन। सेकंड हो गया ओवरटर्निंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, अभी जस्ट हम लोग डिटेल किए हैं, मैं सिर्फ पॉइंट्स को बता दे रही हूँ। नेक्स्ट रीआर्मामेंट, और उसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल, जो लोग जर्मनी का लैंग्वेज यूज़ करते थे, जर्मन लैंग्वेज में बोलते थे, उन लोगों को वो एक साथ लेके आना चाहता था। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, जैसे कि वो इटली और जापान के साथ में मिल करके एक्सिस पावर बनाया, और उसके अलावा एग्रेसिव एक्सपेंशन, बहुत ज़्यादा उसका एकदम था कि वो एक्सपैंड करे जर्मनी के टेरिटरीज़ को, ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को और ज़्यादा लग्जूरियस और कंफर्ट लाइफ जो है वो मिल पाए। तो ये सारे
उसके पॉलिसीज़ हो गए। नेक्स्ट अब 2024 में भी यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। एक तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ था, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेसिज्म। इंपॉर्टेंट है, आप इसको इस बार भी पढ़ लेना। तो 4 कैरेक्टर्स क्या क्या हैं फेसिज्म के? पहला तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर और लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम्स। दूसरा है इंटेंस लॉयल्टी टू वंस नेशन, ऑफन व्यूइंग इट एज सुपीरियर, वही एक्सट्रीम नेशनलिज्म वाला पॉइंट। नेक्स्ट है एलिमिनेट करता है या फिर लिमिट करता है अपोजिंग वॉइसेस को, यानी कि जो इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उनको वो सप्रेस कर दे। तो एक सेंसरशिप या फिर वॉयलेंस जो है वो यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एम्फेसाइज करता है मेन पावर्स पे, ताकि वो प्रमोट कर पाए अपने नेशनल इंटरेस्ट को। इतने तो कैरेक्टर्स हो गए फेसिज्म के। अब इसी में ही, अब क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो और करके इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था, 4 रीजंस फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस हम लोग पढ़े हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीजंस भी आपको पढ़ने हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न हो गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। बहुत ही हार्श टर्म्स थे ना इसके जर्मनी के ऊपर जो थे, इसकी वजह से ही तो जर्मनी इतना ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हो और ज़्यादा, क्योंकि इसको बहुत सप्रेस किया गया था ना, तो बहुत ज़्यादा ये कम बैक किया, एकदम उछल के वापस आया बोल सकते हो। नेक्स्ट है राइस ऑफ फेसिस्ट लीडर। फेसिस्ट लीडर जैसे कि हिटलर जर्मनी में और मुसोलिनी इटली में, इन लोग आए। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशनिज्म, यानी कि ये लोग अपनी कंट्रीज़ को एक्सपैंड करना चाहते थे। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद में तो हर एक कंट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो इसके वजह से यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, और उसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो देखने के लिए मिला। तो इतने सारे रीजंस हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। अब चैप्टर 9 से इतने टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही है, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो ये पूछ लिया है ये सब तो हम लोग को पढ़ना ही है। लेकिन इसके अलावा मैं फिर आपको अब इस लेसन से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगी जो आप प्रिपेयर करोगे। फर्स्ट टॉपिक जो मुझे ऐसा लगता है 6 मार्क्स में आ सकता है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन द रैलीज ऑफ मुसोलिन एंड हिटलर। ठीक है, हिटलर और मुसोलिन के जो रैलीज होते थे ना, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिससिमिलैरिटीज़। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आपको याद करने हैं। देन एक और टॉपिक है कॉज ऑफ डिफीट ऑफ जर्मनी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रीजंस तो हम लोग पढ़ लिए। अब जर्मनी का क्योंकि यहाँ पे डिफीट हुआ था तो उसका कॉज क्या था ये आपको पढ़ना है। तो ये 2 टॉपिक मेरे साइड से है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये 2 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए 9th लेसन जो है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग लेसन 10 से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो आपको फिलहाल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लेना।